हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का रिवीजन करने वाले हैं। कंप्लीट रिवीजन हम लोग एक क्लास में करेंगे, वन शॉट रिवीजन है ये। तो शुरुआत करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हम बिल्कुल बेसिक से, जहाँ से हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन शुरुआत करते हैं। क्या होता है हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल उसको समझते हैं, याद करो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या था। इसके हमारे तीन इक्वेशन, सॉरी चार इक्वेशन आते थे। जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड, ठीक है ना, टी प्राइम इज इक्वल टू टी, ठीक है ना। आप लोग भी साथ में थोड़ा थोड़ा लिखते रहना, वरना ये थोड़ा सा फ्लो बिगड़ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम ये जानते थे कि जब कोई दो फ्रेम, एक हमारा रेस्ट पे था, एक हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा था उस पहले वाले फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो इस तरह के हमने चार इक्वेशन लिखे थे। दूसरी चीज क्या थी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने एक खास बात सीखी थी। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड ओनली इन द लो वेलोसिटी वर्ड। ये किसके लिए अप्लाई होता था? लो वेलोसिटी के लिए, लो वेलोसिटी के लिए, ठीक भाई। और क्या क्या पता है? जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था इसमें हम जो एनएलएम था, यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर इनवेरिएंट, आर इनवेरिएंट, ये भी हम जानते हैं। इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि अगर हम एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जा रहे हैं तो जो न्यूटन्स लॉज हैं वो चेंज नहीं होंगे। जो फोर्स यहाँ लग रहा है वही फोर्स वहां लगेगा। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ना, फोर्स की वैल्यू सेम नहीं होगी, बट जो ये फोर्स यहाँ लग रहा है तो वही फोर्स, न्यूटन्स लॉ भी तुम्हारे वैलिड होंगे, इसमें भी वैलिड होंगे और उसमें वैलिड होंगे। ये नहीं कि इसमें वैलिड है उसमें वैलिड नहीं है, इस तरह से कुछ इसमें नहीं होने वाला है। तो न्यूटन्स लॉ जो है वो इनवेरिएंट होते हैं, ठीक। दूसरी चीज क्या है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एक चीज ही हो गई, ठीक है, इक्वेशन हो गया, लो वेलोसिटी हो गई, इनवेरिएंट हो गया। अब इसके बाद अगली चीज क्या आती है इसमें, हम लोगों ने जो पढ़ा था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। पहली चीज तो ये, इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य क्या था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये याद रखना है कि इस एक्सपेरिमेंट का जो पर्पस था दैट वाज टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अर्थ, टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अर्थ in the frame of ether, in the frame of ether, frame of ether, ठीक है ना। ये ईथर वाला ईथर नहीं था, ये AETHER था, ईथर, ठीक है ना। तो ये था इसका पर्पस। दूसरी चीज हमने क्या किया था, क्या जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था ये सक्सेसफुल हुआ था? नहीं। तो ये क्या था, हमारा एक नल रिजल्ट आया था। नल रिजल्ट इसको बोलते हैं, नल रिजल्ट, ठीक है। इसका मतलब था जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। हमने क्या देखा था कि इस तरह का कोई भी फ्रेम एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि जिसमें कि हम अर्थ की वेलोसिटी, मतलब इस तरह का कोई भी ये उसमें कंसीडर किया था कि एक हमारा एक ऐसा फ्रेम होगा जिसके रेस्पेक्ट में सब कुछ हो रहा है, जिसको हम एब्सोल्यूट रेस्ट मानने की कल्पना की गई थी। तो ये माना गया था कि इस तरह का कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट फ्रेम एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आया था, ठीक है ना। तो ये था हमारा माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। इसके बाद अगली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि अगर माइकलसन मोरले जब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ था तो इसके बाद इसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ सुधार की जरूरत थी। उस सुधार को लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से सही किया गया था। क्या चीज? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, याद है थोड़ा थोड़ा, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरी चीज, एक काम ये भी करना कि मैं इसके जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो PDF में दे रहा हूँ, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो हमारा क्या था, इस तरफ लिख लेते हैं। सुधार की जरूरत थी इसमें। सुधार क्या हुआ था, जो एक्स प्राइम आया था वो क्या था, एक्स माइनस वी टी बाई रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये था। वाई प्राइम जो था वो वाई प्राइम के बराबर ही आया था। जेड प्राइम जो था वो जेड प्राइम था। और टी प्राइम में क्या सुधार हुआ था, टी प्राइम इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स बाई, कुछ गड़बड़ किया क्या, टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हमारा टी प्राइम आ गया था, ठीक है ना। तो ये चारों इक्वेशन क्या थे, हमारे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन थे। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थे ये हाई वेलोसिटी के लिए भी थे, ठीक है ना। इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आर वैलिड फॉर हाई वेलोसिटी, लो वेलोसिटी, बोथ। अब एक चीज ध्यान रखना, क्या ये लो वेलोसिटी के लिए वैलिड है? जी हाँ, बिल्कुल, ये हाई वेलोसिटी के लिए भी वैलिड है एज वेल एज ये लो वेलोसिटी के लिए भी वैलिड है। क्यों वेलोसिटी के लिए वैलिड है? क्योंकि अगर हम इसमें लो वेलोसिटी लगाएंगे तो ये वाला टर्म जो होगा वो जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा। ये वाला जो टर्म होगा वो जीरो की तरफ टेंड करेगा। इसका मतलब नीचे तुम्हारा 1 बन जाएगा, और 1 बन जाएगा तो ये ऑब्वियस सी बात है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बन जाएगा आपकी, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं लो एज वेल एज हाई दोनों के लिए वैलिड होते हैं, लेकिन जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है ये केवल और केवल लो वेलोसिटी वर्ड में ही काम करते हैं। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। माइकलसन मोरले समझ आ गया, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन समझ आ गया। इतनी बात थोड़ी सी आप चाहो तो अपनी भाषा में लिखो, फिर उसको जगह बनाते हैं थोड़ी सी यहाँ पर।
तो यहाँ तक हम लोगों ने ये बात कर ली है कि जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन था वो मेरे हाई वेलोसिटी एज वेल लो वेलोसिटी के लिए भी काम करता है। दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन व इनवेरिएंट था हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, उसी तरह से जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके अंतर्गत हमारा मैक्सवेल इक्वेशन इनवेरिएंट होते हैं। क्या चीज़? मैक्सवेल इक्वेशंस आर इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो मैक्सवेल इक्वेशन जो थे हमारे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इनवेरिएंट होते हैं। दूसरी चीज क्या है इसमें, अगली चीज हम पढ़ते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। क्या चीज पढ़ी थी? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, याद है? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या था? फील कर लो थोड़ा सा। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमारा ये था कि जब भी कोई भी हमारा एक लेंथ या एक ऑब्जेक्ट इस तरह का है कि उसके पास एक लंबाई है और वो एक इस तरह से फ्रेम में रखा हुआ है जो v वेलोसिटी से किसी x डायरेक्शन में चल रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रहा है, तो अगर उसकी एक हाई वेलोसिटी में होता क्या है एक्चुअल में, जब वो हाई वेलोसिटी में एंटर करता है तो उसकी जो लेंथ होती है वो एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर को थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्टेड फील होती है। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब संकुचित, मतलब कम। यानी अगर ये एक फ्रेम है वो इस तरह से मूव कर रहा है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी लेंथ L है और हम यहां से खड़े होकर के देख रहे हैं तो उसकी लेंथ हमें L से कम दिखाई देती है, जिसको क्या बोलते हैं हम? मूविंग लेंथ। मूविंग लेंथ L प्राइम। और होता क्या एक्चुअल में कि जो रेस्ट लेंथ होती थी, रेस्ट लेंथ इज इक्वल टू मूविंग लेंथ अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने बात कर ली लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी एक मूविंग फ्रेम से, सॉरी किसी भी एक वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या बोल सकते हैं कि किसी भी ऐसे फ्रेम में रखा हुआ है जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो होता क्या है कि अगर हम रेस्ट से देखते हैं तो जो लेंथ होती है उसकी L से कॉन्ट्रैक्ट होकर हमारी कम होकर के L जो भी आपकी बन जाती है, ठीक है ना। तो बनती जाती है वो जो लेंथ है अपॉन में उसकी जो रेस्ट लेंथ है इज इक्वल टू मूविंग लेंथ अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगली चीज क्या हमारे पास? टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन का मतलब क्या है कि जब भी कोई एक हमारा फ्रेम है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अगर मैं उस फ्रेम में खड़ा हो जाऊं जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मेरी घड़ी का टाइम होगा, मेरे लिए जो मेरी घड़ी का टाइम होगा, मान लो अगर वो 1 घंटा है, तो मैं अगर रेस्ट फ्रेम से देख रहा हूं तो वहां से वो देखने पर टाइम मुझे 1 घंटे से ज्यादा दिखाई देगा। यानी टाइम जो होता है डायलेट हो जाता है, टाइम का प्रसार हो जाता है, टाइम बढ़ जाता है। यानी टाइम जो हो जाता है वो हो जाता है टी नॉट बाई रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। कुछ उसी तरह का फॉर्मूला, लेकिन टर्मिनोलॉजी अलग है। यहाँ पे इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। इम्प्रॉपर टाइम का मतलब क्या होता है कि जहाँ कोई भी एक इस तरह का इंटरवल, जिस मतलब मान लो एक यहाँ पे कोई एक घटना हुई, मतलब कोई भी एक इवेंट हुआ, ठीक है, वो मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और मैंने 1 कदम बढ़ाया, तो मान ली कोई यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ मेरे जस्ट सामने, तो उसके लिए मैंने जो 1 कदम बढ़ाया और 1 कदम जो पीछे लिया, ये दोनों इवेंट एक ही जगह पर हुए। या मान लो मैंने अपना ये जो घड़ी पर था एक टिक से किया, तो जो बंदा खड़ा हुआ है उसके लिए मैंने एक बार टिक किया और दूसरी बार इस तरह से टिक किया, तो वो दोनों जो इवेंट हैं वो एक ही जगह पर हो रहे हैं। लेकिन मान लो कोई एक बंदा स्पेसक्राफ्ट में मूव करता हुआ जा रहा है, तो उसके लिए जो पहला टिक है और जो दूसरा टिक है वो सेम जगह पर नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए तब कोऑर्डिनेट अलग होगा इस टिक का और दूसरे टिक का कोऑर्डिनेट अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो जो टाइम होगा उसको बोलते हैं प्रॉपर टाइम इंटरवल। जब एक ही जगह पर हो रहा है तो प्रॉपर, इसको बोलते हैं प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम का मतलब कोई भी 2 इवेंट एक ही जगह पर हो रहा है किसी एक जगह से देखने पर, और इम्प्रॉपर का मतलब अलग अलग जगह पर हो रहे हैं। तो अलग अलग जगह वाला टाइम बराबर एक जगह वाला टाइम अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। लेंथ जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन टाइम जो है वो डायलेट हो रहा है, टाइम बढ़ जाता है। बात क्लियर है यहाँ तक? अगली चीज इसमें क्या बात करते हैं कि टाइम डायलेशन हो गया, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अगली चीज है इसमें वेलोसिटी एडिशन। क्या चीज? वेलोसिटी एडिशन। वेलोसिटी एडिशन में हम करते क्या? बस ध्यान सुनो। जब भी हम लो वेलोसिटी वर्ड की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो लिखा हुआ v ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, क्या करते हैं? v ऑफ b माइनस v ऑफ a, इस तरह से करते हैं। लेकिन हाई वेलोसिटी वर्ड में ये फॉर्मूला काम नहीं करता है। वहां पर हम क्या करते हैं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो ux वेलोसिटी से चल रहा है किसी एक रेस्ट फ्रेम में, किसी एक मूविंग फ्रेम से देखने पर उसकी वेलोसिटी ux प्राइम है, x कंपोनेंट, तो ux प्राइम जो होगा वो क्या होगा? ux माइनस v। ये तो लो वेलोसिटी में काम कर जाता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म जो ऐड हो जाता है दैट इज 1 माइनस v ux बाई सी स्क्वायर, ठीक है।
यू प्राइम का जो कंपोनेंट आता है वो क्या होता है, यू वाई प्राइम जो है दैट इज यू वाई रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। ये होता है वाई डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट। और जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता है दैट इज यू जेड रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। ये हो गया वेलोसिटी एडिशन का तीनों सिद्धांत, यानी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में क्या क्या कंपोनेंट उनके आते हैं। ठीक भाई, यहां तक हमने बात करी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन किस तरह से एक तरह से मूव करता है। अब अगली चीज इसमें क्या है हमारे पास, रिलेटिविस्टिक वर्ड में हम किस तरह से बात करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी जगह बनाते हैं पहले। जब भी हम रिलेटिविस्टिक वर्ड में प्रवेश करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है कि सबसे पहले मास की बात करते हैं। रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक टर्म का मतलब होता है कोई भी जो हमारे पास फिजिकल एंटिटी है उसको हम एक हाई वेलोसिटी वर्ल्ड में किस तरह से देख रहे हैं। तो सबसे पहले मास की बात करते हैं। रिलेटिविस्टिक मास जो होता है दैट इज रेस्ट मास अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, जैसे जैसे v की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे रेस्ट मास जो होता है वो जीरो की तरफ टेंड करता है। यानी अगर हम फोटोन के लिए बात करें तो फोटोन की वेलोसिटी कितनी होती है c, फोटोन की वेलोसिटी कितनी होती है c, तो इसके लिए v बराबर c होता है, तो इसके लिए m नॉट की वैल्यू कितनी आती है, जीरो। यानी फोटोन का जो रेस्ट मास होता है दैट इज जीरो, फोटोन का रेस्ट मास बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक भाई, अगली चीज क्या है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी, या इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। एम नॉट सी स्क्वायर को रेस्ट मास एनर्जी बोलते हैं। ठीक भाई, एनर्जी क्या होती है, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर कह सकते हैं एम नॉट सी स्क्वायर बाई रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, कॉमन ले लो चाहे ना लो, ऐसे बार लिख दो इसको। ये होता है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर हम हाई वेलोसिटी वर्ल्ड में जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये आता है। ठीक, अगली चीज क्या है, जब भी मोमेंटम की बात करते हैं मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी, और एम क्या है यहाँ पे रिलेटिविस्टिक, तो रिलेटिविस्टिक मास का फॉर्मूला एम नॉट बाई रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, इंटू वी। ये होता है हमारा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। तो रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नोट कर लो इसको। एक आध छोटी छोटी चीजें इसमें आपको याद रखनी है, वो क्या है कि जब भी हम एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं, एनर्जी और रेस्ट मास में एनर्जी मोमेंटम में रिलेशन लिखते हैं, तो ये होता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है ना, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। तो ये होता है एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन। ठीक है ना, इसको भी याद रखेंगे। और इसमें एक एंटिटी होती है दैट इज ई स्क्वायर। आप पी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को इस तरफ, सॉरी पी स्क्वायर सी स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी रेस्ट टू पावर 4। ये जो एंटिटी है, क्या चीज, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये जो एंटिटी होती है ये इनवेरिएंट होती है अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। क्या चीज, इनवेरिएंट होती है अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये आप याद रखोगे बिल्कुल ध्यान से कि ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इनवेरिएंट होती है अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक भाई, एक चीज और जो होती है वो इनवेरिएंट होती है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये जो एंटिटी है, ये एंटिटी भी आपकी जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंतर्गत ये भी इनवेरिएंट होती है। यहाँ तक बात क्लियर। तो आई होप सारी चीज़ें इस सेशन में कवर हो गई, मेरे ख्याल से कुछ छूटा नहीं है। अब कुछ छूटा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो ताकि दूसरे जो बच्चे हैं वो भी पढ़ के उसको याद कर सकें। ठीक है ना, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं छूटा होगा। अगर जल्दबाजी में कुछ छूट भी गया हो तो आप लिख देना नीचे। ठीक है, ये छूट गया और वो क्या था। ठीक है, चलो ये वन शॉट रिविजन था और ये कैसा लगा आपको आप ज़रूर लिख के बताएं। ठीक है, चलो अब मिलते हैं अगले किसी क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।